अब हम शाकिर के पास भी चले, कोटा भी चलेंगे, लेकिन हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे इस सीट के बारे में बोलें, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बारे में बातचीत करते हैं। वोटिंग हो रही है, कांग्रेस ने पहली बार गठबंधन किया है, क्या उसका फायदा जो है वो भारतीय आदिवासी पार्टी को मिल सकता है? फायदा तो निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना टाइम से किसी भी चीज का कैसा टाइम है बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप टाइम पे कोई काम करते हैं तो उसका फायदा मिलता है। इन्होंने बहुत लेट किया, हर चीज में लेट की। पहले टिकट देने में लेट की, उसके बाद में उसको नामांकन भरने दिया गया, उसके बाद में नामांकन टाइम से वापस नहीं ले पाए, नहीं दिलवा पाए, इसके कारण से लेट हो गई। और फिर जो लोकल वहां के नेता हैं, दिनेश खोटानिया और रमीला खड़िया वगैरह जो वहां के ताकतवर नेता हैं, वो नहीं चाहते थे कि गठबंधन हो। तो अब अगर कैंडिडेट है, उसका ईवीएम में नाम है, चुनाव चिन्ह है, तो वो अपना कुछ ना कुछ तो वोट शिफ्ट करवाएंगे कांग्रेस को। ऐसा नहीं होगा कि कांग्रेस का वोट डालने वाले वहां पे कोई नहीं हो, क्योंकि पिछले लंबे समय से वहां पर लोग कांग्रेस को वोट डालते आए हैं। कांग्रेस की ही सीट रही है। जो अभी बीजेपी में आके चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के महेंद्रजीत सिंह मालवीय, बहुत लंबे समय से वो यहाँ पे विधायक और सांसद रहे हैं। मैं एक छोटा सा बताऊं आपको, शायद मैंने और कहीं भी ये बात की होगी। एक डीडवाना सीट है विधानसभा की, नागौर जिले के अंदर। तो वहां एक मुस्लिम उम्मीदवार बीजेपी के रहे हैं, जो इस बार निर्दलीय जीते हैं, बीजेपी ने टिकट काट दिया था, यूनुस खान। तो वहां के लोगों ने ये कहा कि साहब हम पिछले 20 साल से, तो वहां के मुस्लिम मतदाता हैं, उन्होंने कहा कि हम पिछले 20-25 साल से बीजेपी को वोट देते आए हैं, इसलिए हमारे कुछ ना कुछ तो वोट वहां पे जरूर जाएंगे। तो ऐसे में कांग्रेस को बिल्कुल भी जरूर वोट नहीं जरूर। जाएंगे ये तो नहीं कहा जा सकता। एक एक हिस्सा तो वोटों का वो जरूर लेगी, लेकिन इसके बावजूद बीएपी के पक्ष में आप बहुत बड़ी अरविंद जी सही हवा कर है। रहे हैं। आ- आपने सही कहा कि यदि वोट ईवीएम पे हाथ का निशान दिखेगा तो बहुत सारे जो कांग्रेस के वोटर हैं वो उस पर बटन दबा देंगे। देखते हैं वो आंकड़ा कितना होता है। हमारे रेसिडेंट एडिटर हर्षा हमारे साथ जुड़ गई है जोधपुर से। जोधपुर की लड़ाई बताइए हर्षा, कितनी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज वहां पे अभी तक पिकअप नहीं किया है। आप क्या जानकारी दे सकती हैं? जी देखिए मनोरंजन, यहाँ पे अब वोटिंग परसेंटेज पिकअप कर रहा है, 40 से के आसपास चला गया है और क्रॉस कर रहा है, और शाम को और वोट पड़ने की उम्मीद है। तो पहले चरण से तो काफ़ी ज़्यादा उत्साह इस बार दिख रहा है। और जो जोधपुर है वो हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत जो जल शक्ति मंत्री हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और यहाँ पर करण सिंह उचियाड़ा है उनके सामने। वैसे करण सिंह उचियाड़ा अशोक गहलोत के साये में एक तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि ये अशोक गहलोत का चुनाव क्षेत्र है। लेकिन फिर भी आज अशोक गहलोत यहाँ पर वोट करने आए थे, हमने उनसे बातचीत की और उनको जालौर के बारे में पूछा, क्योंकि वहाँ पर वैभव वहाँ से लड़ रहा है चुनाव, तो उनको कहीं ना कहीं जालौर में काफ़ी दिलचस्पी है। लेकिन साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत ने को काफ़ी भीतरघात का भी सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो संगठन है, मैंने काफ़ी लोगों से बात की है, संगठन कहीं ना कहीं इधर उधर हो गया है, तितर बितर हो गया है। तो सबको एक साथ लाना और फिर संगठित तरीके से लड़ना। लेकिन आज उनकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रही थी और लग रहा है कि वो अच्छी पोजीशन में है। यहाँ पर उन्होंने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है, जो भी मनमुटाव था उसको दूर करने की कोशिश की है। और जब मैं लोगों से बात कर रही थी तो यहाँ पर मेरे को मोदी फैक्टर जरूर बातचीत में सामने आया। हम शहर में थे, खैर शहर तो बीजेपी का गढ़ है, लेकिन वहाँ पर भी लोग कह रहे थे कि देखिए अगर हम किसी और उम्मीदवार को वोट देंगे तो वो वोट हमारा व्यर्थ जाएगा, मतलब हमारे काम नहीं होंगे। तो उससे अच्छा है कि आपको कुछ भी गिले शिकवे हो आपके उम्मीदवार से, लेकिन उनको वोट दे दीजिए, क्योंकि काम वो ही कराएंगे। तो ये धारणा मैंने लास्ट में सुना कि काफ़ी लोकल फैक्टर्स डिस्कस करने के बाद अब यहाँ पर लोग इस राय पर आते हुए दिख रहे हैं। जी हर्षा, मुझे मालूम है आप जोधपुर में हो, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आपकी एक नज़र जो है वो जालोर सिरोही पे भी होगी, क्योंकि आप वहाँ से घूम के आए हो। सेकेंड फेज में आपने पूरा आपने इन इलाकों का दौरा किया है, रिपोर्टिंग की है। वहाँ की क्या रिपोर्ट मिल रही है? क्योंकि मुझे लगता है कि राजस्थान में भले ही लोग बाड़मेर की बात कर लें, भले ही लोग बांसवाड़ा डूंगरपुर की बात कर लें, जोधपुर की बात कर लें, लेकिन सबकी निगाहें जो है जालौर सिरोही सीट पर होंगी, क्योंकि वहां पर केवल वैभव गहलोत का ही नहीं, अशोक गहलोत का भी भाग्य जो है, प्रतिष्ठा जो है उस सीट से जुड़ी हुई है।
जी बिल्कुल, देखिए अशोक गहलोत ने वहाँ पर लगातार कैंपेन किया है। एक तरह से वहाँ पर वो जमे रहे हैं और उन्होंने जालौर की जनता को जाके बोला है कि मैंने आपको वैभव सौंप दिया है और अब आपकी जिम्मेदारी है। और सिर्फ वैभव नहीं, उनकी जो वाइफ है हिमांशी, उसने बहुत मेहनत की है। हिमांशी ने एक्चुअली वहाँ पर जितना वैभव गहलोत ने काम किया, मेरे को लगता है उससे दुगना काम उन्होंने वहाँ पर किया है। दोनों सब परिवार यहाँ पर सुबह मिले थे हमको, हमने उनसे बातचीत की थी। वैभव काफ़ी कॉन्फिडेंट है क्योंकि देखिए ये काफ़ी सर्वेज के बाद उन्होंने ये सीट चुनी है। कास्ट जो समीकरण है, अगर वहां पर कोई वेव नहीं होती है तो कास्ट समीकरण जो है वो वैभव को फेवर करते हैं। साथ ही वहां पर बीजेपी एक तरह से तितर बितर है, तो एक वो भी एक बड़ा इशू है। और आप जानते हैं, मेरे से ज्यादा जानते हैं बाबा की अशोक गहलोत जो है मैनेजमेंट के गुरु है वो, तो उन्होंने वहां पर चंद्रशेखर आजाद को बुलाकर उससे समर्थन करवा दिया है। कई ऐसे छोटे मोटे गुट हैं जिन्होंने वैभव को समर्थन दिया है, अलग अलग लोगों को लाके समर्थन करवाया है। तो कहीं ना कहीं अगर ये समर्थन एक साथ आ जाए तो हो सकता है कि वैभव की सीट भी मतलब एक तरह से अच्छी पोजीशन में आ जाए। लेकिन वहाँ पर जो बीजेपी है, आपको मालूम है जो देवजी पटेल का जो इशू हुआ था, लोग मौजूदा सांसद से नाराज थे, अब उन्होंने एक ऑर्डिनरी कार्यकर्ता को वोट दिया है। तो अगर वहाँ पर बीजेपी भी संगठित होती है तो सीट टक्कर में है, इतना मैं कह सकती हूँ। लेकिन आज सुबह वैभव काफी कॉन्फिडेंट लग रहे थे। जी चलिए हर्षा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जादूगर की माया जादूगर ही जाने। अशोक गहलोत जो है वो देखते हैं क्या कलाकारी करते हैं। साकिर के पास चल सकते हैं। कोटा की सीट भी जो है हॉट सीट बन गई है, क्योंकि ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो वहां से चुनाव मैदान में है। साकिर बताइए क्या परसेंटेज, पहले परसेंटेज पूछते हैं, जानते हैं कोटा में कितनी वोटिंग हुई है। पहले मुझे जोधपुर का पहले आप बता दें, कोटा में कितनी है? 41 हमारे पास कोटा में अभी 42.51% वोटिंग हुई है। और अगर जोधपुर की बात करें तो जोधपुर की सीट पर 39.90। इसका मतलब जोधपुर में 40% और कोटा आपने कितना बताया? कोटा बताया 42.51, 42.5% वोटिंग जो है कोटा में हुई है। तो साकिर बताइए कोटा की क्या रिपोर्ट है, कैसी चल रही वोटिंग? कुछ घटनाएं भी एक दो दिन पहले हुई हैं वहां पर, उसका क्या कोई असर पड़ा है क्या? ये देखिए बाबा, वोटिंग की परसेंटेज की जहाँ तक बात है, परसेंटेज क्योंकि अच्छा रहने वाला है। जिस तरह से लगातार जो है मतदान केंद्रों पर लोग आ रहे हैं, सुबह के वक्त में जो है कोटा में जो शुरुआती 2 घंटे थे उसमें राजस्थान में सबसे ज़्यादा 13.25 वोटिंग हुई थी और उसके बाद भी लगातार वोटिंग हो रही है। 42% के पार कर चुका है आंकड़ा। और अब क्योंकि 6 बजे तक का टाइम है तो 4 बजे बाद वापस जो है पोलिंग बूथों पर भीड़ होगी। पार्टियों की कोशिश ये रही कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो सके। और ओम बिरला क्योंकि मैनेजमेंट में वो मास्टर माने जाते हैं, बूथ मैनेजमेंट में उनके पास लंबी चौड़ी टीम है। तो जो कोटा का जो शहरी इलाका है उसमें भी मतदान का प्रतिशत जो है अब तक अच्छा रहा है। और जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर भी जो है मतदाता बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं। लेकिन ग्रामीण इलाका जो है वो जातिगत समीकरण के आधार पर जो है उसको देखें तो वहाँ पर जो है मीणा बहुल इलाके हैं, गुर्जर समुदाय के लोगों के इलाके हैं, वहाँ पर भी बढ़िया वोटिंग हो रही है। जो कांग्रेस जिस वोट बैंक पर नजर रख रही है, कांग्रेस को जिस वोट बैंक पर भरोसा है, तो वहां पर भी जो है अच्छी खासी वोटिंग हो रही है। शहरी क्षेत्र में भी जो है मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। अगर मतदान का प्रतिशत 70 या इससे अधिक रहता है तो जो बीजेपी है वो उसको लेकर के उनके लिए अच्छा माना जाता है कि ज्यादा मतदान होता है तो बीजेपी के पक्ष में होता है। लेकिन प्रहलाद गुंजल से भी कुछ देर पहले हमारी बात हुई तो उनका भी कहना था कि परसेंटेज जो है 70 से 75% जा सकता है, क्योंकि जिस लिहाज से आज बारिश भी हुई और मौसम जो है वो ठीक हो गया। मौसम में जो भीषण गर्मी का दौर था वो थम गया। हल्की बारिश होने के बाद में अब जो है थोड़ी ठंडक आ गई तो लोग अब घरों से बाहर निकल रहे हैं। और 4 बजे बाद जो है मतदान केंद्रों की ओर और ज़्यादा भीड़ नजर आएगी, क्योंकि बाबा आज शुक्रवार का भी दिन है और माइनॉरिटी इलाके में जिस तरह से जुम्मे की नमाज अदा होगी, अब 2 बजे बाद में भी जो है माइनॉरिटी वाले जो इलाके हैं वहाँ पर जो है भीड़ भाड़ देखी जाएगी। सुबह के वक्त में भी वहाँ पर लंबी लंबी कतारें उस इलाकों में थी। तो दोनों पार्टियां जो है अपने अपने वोट बैंक जिस तरह से लोग बाहर निकल रहे हैं, दावे जरूर दोनों पार्टियों की ओर से किए जा रहे हैं कि उनका वोटर बाहर निकल रहा है, लेकिन ईवीएम में किसकी किस्मत में क्या आता है 4 जून को साफ होगा। लेकिन वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से ये एक बात साफ हो गई है कि पिछले जो पहले चरण का जो मतदान था उसके मुकाबले कहीं ना कहीं अवेयरनेस देखी जा रही है। दोनों पार्टियों की जो कार्यकर्ता हैं उनकी मेहनत नजर आ रही है और मतदाता की जागरूकता के साथ साथ मौसम की मेहरबानी भी नजर आ रही है। जरूर
जरूर शाकिर, आपने जैसा बताया मौसम जो है करवट बदल चुका है कोटा में, तो आप भी बदलते हुए मौसम का थोड़ा आनंद लीजिए। उम्मीद करते हैं कि मतदाता भी इस मौसम का आनंद लेने के लिए बाहर निकलेंगे और वोट डालेंगे। प्रतापगढ़ चलते हैं सीधे, इरफान हमारे साथ जुड़ गए। इरफान बताइए आपकी क्या रिपोर्ट है वहां से? अरे मैं जानता हूँ, इतनी देर थोड़ी घबरा रहे हैं, हम जानते हैं। इरफान, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं। अरुण, चलिए इरफान के पास चलेंगे। अरुण हर्ष हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सीनियर सहयोगी हैं जोधपुर से। अरुण जी बताइए, वोटिंग परसेंटेज पिकअप नहीं कर रहा है जोधपुर में। थोड़ी देर पहले हर्षा से भी बात हुई, आप जहां पे हैं वहां का क्या सूरत हाल है? देखिए बाबा, अगर बात की जाए जिस तरह से पिछले प्रथम चरण में जो पोलिंग प्रतिशत घटा था उसको बढ़ाने का प्रयास दोनों दलों द्वारा किया गया था, लेकिन अभी लगता नहीं है क्योंकि गर्मी यहाँ तेज है। साथ ही साथ हमारी जब अधिकारियों से बातचीत हुई उन्होंने भी बताया कि शादियों की सीजन होने के और तेज गर्मी के कारण से थोड़े वोटर कम निकले, लेकिन फिर भी कह सकते हैं संतोषजनक बताया उन्होंने। 40% तक के करीब ये आंकड़े पहुँच चुके हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि 60% तक का मतदान शाम तक हो जाएगा। ये प्रशासन का आकलन है। लेकिन जिस तरह से सबसे बड़ी बात यह है बाबा कि इस बार जो कंप्लेंट्स है जो रूलिंग पार्टी की तरफ से आ रही है, यानी कि बीजेपी की तरफ से सबसे ज़्यादा शिकायतें जिला कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास आ रही है, जहां वो मतदान को लेकर शिकायतें कर रहे। साथ ही साथ अब से कुछ देर पहले पिपाड़ जो क्षेत्र है ग्रामीण में आता, जोधपुर ग्रामीण में, वहाँ जो है पुलिस का एक जवान है वीडियोग्राफी करने से रोक रहा था। उस बात को लेकर वहाँ 4 से 5 लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की है और उसके बाद एसपी ने हमें बातचीत में बताया कि उन्होंने 2 लोगों को है जो हिरासत में ले लिया है और उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन कह सकते हैं गर्मी के साथ साथ जो है पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करना, और वो सरपंच बताया जा रहा है पिपाड़ के, तो ये बड़ी चिंता का विषय है कि एक जनप्रतिनिधि होकर पुलिस प्रशासन के साथ मारपीट करता है। तो ये तस्वीर भी एक सामने आई है। लेकिन कह सकते हैं पोलिंग प्रतिशत काफ़ी गिरा है। सुप्रीम कोर्ट के जज है जो संदीप मेहता जी, वो भी यहाँ पहुंचे दिल्ली से अपनी पत्नी के साथ। अरुण हर जी, पोलिंग परसेंटेज गिरा है, पोलिंग परसेंटेज गिरा है, इसका क्या अर्थ निकाला जाए? और साथ में आपने जो कहा कि सबसे ज्यादा शिकायतें कलेक्टर के पास बीजेपी के तरफ से गई हैं, इसका क्या मतलब है? आप अपने दर्शकों को समझा सकते हैं? मैं दोनों चीज को जोड़ के देख रहा हूं। तो सबसे ज्यादा शिकायत अगर कोई पार्टी करती है तो इसका मतलब जनता में ये मैसेज आता है कि शायद वो कहीं ना कहीं अपने पिछड़ने का एहसास कर रहे हैं और यही कारण है कि वो ज्यादा से ज्यादा शिकायत कर रहे हैं। सुबह से लेके करीब 1:30 और 2 बजे तक हम अधिकारियों के साथ थे। उन्होंने हमसे जब बातचीत हमने की तो उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स है जो बीजेपी वाले कर रहे हैं। तो कई उनकी जो दबे जबान में अगर कह सके तो ये बात आती है कि शायद कहीं न कहीं उन्हें डर सता रहा है रूलिंग पार्टी को, कहीं उनका मतदान प्रतिशत बिगड़ नहीं जाए और कहीं वो पीछे नहीं रह जाए। उसके साथ साथ एक बात और थी कि जिस तरह से जो पिछले दिनों जो भीतरघात होने का खतरा था जिन जनप्रतिनिधियों का, उनके सबसे ज़्यादा फ़ोन और जिस तरह से फ़ोन आए तो उसको लेकर भी चर्चा ये चल रही थी कि शायद वो जब है रिजल्ट परिणाम आए तो ये कह सकते हैं कि हमने सबसे ज़्यादा फ़ोन प्रशासन को किए थे, हमने वोटिंग सुधारने का प्रयास किया था, लेकिन शायद प्रशासन ने सहयोग नहीं किया। तो ये भी एक संभावना देख रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी कि वो लोग इतने फ़ोन क्यों कर रहे हैं, जिस तरह से वो पेन ले रहे हैं। हालांकि मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है, कहीं भी इस तरह की कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है। सिर्फ एक पिपाड़ का जो मामला था, एक छोटा सा मामला था जिसमें 2 लोगों को हिरासत में ले लिया, लेकिन पोलिंग प्रतिशत कम हुआ है और प्रशासन उम्मीद कर रहा है कि शाम होते होते शायद इसमें और कुछ बढ़ोतरी हो जाए। बाबा जी, अरुण जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जाते जाते आपको बता दूं कि अपने दूसरे सहयोगी जो है मुकुल परिहार, उसको हमारे तरफ से एनडीटीवी की तरफ से जरूर आप धन्यवाद कर दीजिएगा उस स्टोरी के लिए जिसमें उन्होंने दिखाया कि एक साथ एक ही परिवार के 70 लोगों ने वोटिंग की, 5 पीढ़ी एक साथ वोटिंग कर रही है। बहुत शानदार स्टोरी थी। मुकुल को अब मेरी तरफ से भी बधाई आप दे दीजिएगा। अरविंद जी कुछ बात, अरविंद जी आप सुन रहे थे, मैंने हर्षा से भी बात की जोधपुर में, अरुण जी से भी बात की, कोटा भी बात की। कोटा में तो मौसम बदल चुका है, लेकिन जोधपुर में मौसम अभी गर्म है, मतदान भी कम हुआ है। कुछ कहना चाहेंगे? मैं अरुण जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। 2019 के चुनाव में मैं ये चुनाव कवर कर रहा था। उस दिन सीजन का हाईएस्ट टेम्परेचर था, पूरी गर्मी का सबसे गर्म दिन था 29 अप्रैल 2019। उसी चुनाव के दिन मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत,
सरकार भी थी कांग्रेस की, उनके बेटे भी चुनाव लड़ रहे थे, और सेम जो आज बता रहे हैं शिकायतें, कम मतदान की, धीमे मतदान की या गड़बड़ियों की, पिछली बार भी ऐसी की ऐसी शिकायतें हुई थी। और मजेदार चीज ये है कि उस वक्त 62% थी 2014 की पोलिंग, जो पिछली बार 5% बढ़कर 67% पे आ गई। करीब करीब ये तो बढ़ी हुई पोलिंग थी, ये जीत का बड़े अंतर में बड़ी भूमिका थी इसकी। इसके बाद में कोई शिकायत नहीं हुई। तो कुल मिलाकर ये चुनाव का जो दिन होता है, इस पे ये आरोप, इस तरह की शिकायतें ये होना लाजमी है, ये होती ही है, और इसके कारण बहुत सारे होते हैं। जरूर। वैभव आप हैं हमारे साथ। वैभव, आपने सुना जोधपुर की रिपोर्ट, आपने कोटा की रिपोर्ट सुनी, आपको क्या लगता है कहीं ज्यादा मतदान है, कहीं कम है, इसका क्या असर पड़ेगा रिजल्ट पे? जो रही है वो सवेरे थोड़ी सुस्त रहती है, दोपहर होने के बाद ये तेजी पकड़ती है। चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो। लोकसभा चुनाव में भी मुझे याद है पिछली बार 4 बजे के बाद जो पोलिंग बढ़ी थी वो सीधा 68%, जैसे अरविंद जी ने बताया 5% बढ़ चुकी थी। तो वोटर जो है जोधपुर के जो शहरी क्षेत्र में, तो खासकर मैं बता सकता हूं कि वोटिंग 4 बजे के बाद जरूर पिकअप करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकता है कुछ ये गर्मी की वजह से डाउनफॉल हो, लेकिन मोटा मोटी जिसको अगर हम कंक्लूड करने के लिए अगर हम कहें तो वोटिंग परसेंटेज अगर कम होती है तो निश्चित तौर पर जो इनकम्बेंट रहता है उसके लिए प्रॉब्लम रहती है। लेकिन यहाँ पर अब क्योंकि ये जोधपुर का जो मिजाज है वो ऐसा है कि 4 बजे के बाद जो पोलिंग होती है वो नतीजे तय करती है। तो हमें इंतजार करना पड़ेगा कि 3 बजे के बाद जो पोलिंग के लिए वोटर निकलेंगे बाहर मतदाताओं के, उससे तय होगा कि ये लोकसभा चुनाव किस तरफ जाएगा। जरूर। चलो जी ठीक है। वैभव, आप हमारे साथ बने रहिए। इरफान के पास चलते हैं, प्रतापगढ़ उदयपुर की सीट के बारे में। इरफान बताइए, क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, प्रतापगढ़ की सीट की बात की जाए तो प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ संसदीय सीट क्षेत्र में आता है और प्रतापगढ़ जिले का दरियावत विधानसभा क्षेत्र उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में आता है। प्रतापगढ़ ये हॉट सीट मानी जा रही है। यहाँ से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी है चुनावी मैदान में, और जो लगातार 2 बार से सांसद रहे हैं, और कांग्रेस से पूर्व मंत्री उदयलाल आजना को चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतारा है। ऐसे में जो चुनाव है वो काफी रोचक नजर आ रहा है। और जो पूर्वी साइड की बात करें प्रतापगढ़ की, तो यहाँ मोदी फैक्टर नजर आ रहा है। लेकिन जो दक्षिणी साइड है, जहां सालमगढ़ क्षेत्र, दलोड़ क्षेत्र है, यहाँ कांग्रेस और बीजेपी का प्रभाव काफी कम नजर आ रहा है। और यहाँ जो बीएपी नई पार्टी उतरी है, उससे मांगीलाल निनामा प्रत्याशी है, उसका यहाँ पर प्रभाव नजर आ रहा है। और जो दरियावत क्षेत्र है, वहां पर भी बारिश का दौर कुछ देर पहले जारी था, और प्रतापगढ़ क्षेत्र में भी बारिश का दौर जारी था। लेकिन बारिश ने कुछ जो मतदान केंद्र है उस पर खलल डालने का भी प्रयास किया। लेकिन जो मतदाता है उन्हें अब मौसम थोड़ा ठंडा होने से काफी राहत महसूस हो रही है। चित्तौड़गढ़ सीट की बात की जाए तो चित्तौड़गढ़ के प्रतापगढ़ विधानसभा से कुल 1 बजे तक 46% मतदान हो चुका है। और उदयपुर की जो दरियावत विधानसभा सीट है, दरियावत विधानसभा का क्षेत्र है, वहां से कुल 42% मतदान की सूचना है। जी इरफान, आप बताइए, आप 2 सीट के बीच के 2 सीटों की जानकारी दे रहे हैं, आप अलग अलग करके मुझे बताइए, उदयपुर लोकसभा सीट, चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट का क्या हाल है राजनीतिक समीकरण के बारे में? जी मनोरंजन जी, एक बात आपको मैं बता देना चाहूंगा कि जो ये प्रतापगढ़ जिला, ये प्रदेश में एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 3 लोकसभा क्षेत्र से आती है। एक तो चित्तौड़गढ़ संसदीय सीट से प्रतापगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है वो चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में, और जो दरियावत विधानसभा क्षेत्र है वो उदयपुर संसदीय क्षेत्र में। और जो पीपलकुट का एरिया है, जो घाटोल विधानसभा में आता है, वो पीपलकुट क्षेत्र का एरिया बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र में आता है। और यहाँ जो अब आदिवासी फैक्टर है
जो बीएपी का है प्रभाव ज्यादा नजर आ रहा है, लेकिन जो शहरी मत है और जो पूर्वी प्रतापगढ़ के पूर्वी साइड के जो मतदाता है उनमें लगातार मोदी का फैक्टर नजर आ रहा है। और जो यहाँ के जो मतदाता हैं उनकी बात करें तो जो आदिवासी अंचल में जो ग्रामीण क्षेत्र में जो मतदाता है उनकी तो लंबी लंबी कतारें लगातार नजर आ रही है, लेकिन जो शहरी मतदाता है उनका करीब 1:30 बजे के आसपास बारिश का दौर चालू था और यहाँ जो अंधड़ चली उससे कई टेंट भी उड़ गए। उसके बाद से जो शहरी मतदाता है उनका अब धीरे धीरे जो मतदान स्थल है वहां पहुंच रहे हैं। जी जरूर जरूर इरफान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे दोनों मेहमान जुड़े हुए। अरविंद जी, आधे राजस्थान में अभी जो एक तो आधे राजस्थान में दूसरे दौर में पोलिंग हो रही है, उसमें भी आधे राजस्थान में आधे जगह जो है मौसम बदल गया है। एक जगह थोड़ी बारिश हो रही है, मौसम थोड़ा सुहाना हुआ है और कहीं जो है कड़ी धूप खिली हुई है। इसको यदि राजनीतिक रूप से इंटरप्रेट करें तो आपको क्या लगता है? इसका आप ऐसा देख लीजिए कि मौसम सुहाना हुआ है और मैं जोधपुर में बैठा हूं, यहाँ पर भी बादल छाए हुए हैं। पिछले फेज की तुलना में या पिछले चुनाव की तुलना में मौसम बहुत अच्छा है। इस बहुत अच्छे मौसम का असर पोलिंग परसेंटेज पर पड़ रहा है और कुल मिलाकर अगर पोलिंग परसेंटेज अच्छा जाता है तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए भी और स्पेशली जो लोग संघर्ष कर रहे हैं अभी कम मतदान के कारण उनके लिए ये बहुत अच्छा संकेत है। जी वैभव, आप क्या कुछ कहेंगे? मौसम बदल रहा है, आधे I am not audible. जहाँ पर भी देखा है वहाँ पर कांग्रेस की जीत, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। बीजेपी में कुछ नर्वसनेस दिखती है काफी। स्थानीय मुद्दे प्रभावी रहे। आपके आशीर्वाद तो आपने देखा कि हमारे दोनों मेहमान, अरविंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वैभव पुरोहित आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े। राजस्थान में दूसरे चरण के मतदान में कहीं धूप है तो कहीं छाया है, मौसम आधे जगह बदल चुका है, आधे जगह कड़ी धूप है, लेकिन इसके बावजूद लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। और इसी पर चलते चलते एक कहानी के साथ आपको छोड़ जाता हूँ। घटना जो है, कहानी जो है जोधपुर की है, वहां से हमारे सहयोगी मुकुल परिहार ने भेजा है। 5 पीढ़ी एक ही परिवार का एक साथ वोट करने निकला है। क्या खूबसूरत कहानी है ये, देखिए। देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान हो रहे हैं। बात करें जोधपुर की तो यहाँ एक अलग ही रंग देखा जा रहा है, जहाँ एक साथ एक ही परिवार के 70 से अधिक लोग जो हैं वो मतदान करने के लिए मतदान केंद्र में पहुंचे हैं। पुरुष जहाँ हैं वो साफा लगाए हुए हैं तो महिलाएं जो हैं वो चुंदरी की साड़ी में हैं और कहीं जो है फर्स्ट वोटर्स भी हमारे साथ हैं। इन लोगों से बात करेंगे, सर कितना उत्साह है और आज पूरे परिवार के साथ में जो है राजस्थान की संस्कृति भी झलक रही है। जी, हमारे ये कल ही विचार बन गया था कि इस लोकतंत्र के पर्व को जो है वो अधिक उत्साह के साथ मनाना है और सभी लोगों को जो है वो पुरुष लोगों को साफा पहनना है जो राजस्थानी संस्कृति का प्रतीक है और सभी महिलाएं जो राजस्थानी वेशभूषा है चुनरी में वो आएंगे और एक साथ ढोल थाली के साथ इस लोकतंत्र का पर्व मनाएंगे। हमारे में से कई ऐसे बच्चे भी हैं जो हमारे परिवार के जो पहली बार वोट कर रहे हैं, उन वो भी जो है वो बहुत अधिक उत्साह के साथ हमारे साथ आए हैं और इस लोकतंत्र को पर्व को मनाने के लिए और अति उत्साह से। और हम यही कहेंगे कि अधिक से अधिक जो है लोग मतदान करें ताकि इस विश्व के अंदर भारत का नाम एक सबसे सशक्त लोकतंत्र के रूप में और अधिक लंबे समय तक चलता रहे। जी बिल्कुल। सर क्या नाम है आपका? राम नारायण बुराना। सर एक ही परिवार के लोग? एक ही परिवार से है। कितनी पीढ़ियां हैं आज मतदान करने के लिए पहुंची है? 5 पीढ़ी होगी, 5 पीढ़ी है। बिल्कुल। और ये पूरा आयोजन मेरा था पहले
मैंने किया था पूरा एडमिन मैं ही उनका। बिल्कुल देख सकते हैं एक साथ 5 पीढ़ियां जो हैं राजस्थान की संस्कृति के साथ जो हैं वो झलक रही है। कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे हम। क्या नाम है आपका? सुनीता बुराना। मतदान किया, कितना उत्साह है? बहुत ज़्यादा उत्साह है। हमारी संस्कृति भी ऐसी है कि हम राजस्थानी लुक में भी आए हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। बिल्कुल। कुछ और भी लोग हैं। मैम क्या नाम है आपका? जी भावना बुराना। कितना उत्साह है आज परिवार के साथ आए हैं? बहुत ज़्यादा। कुछ फर्स्ट टाइम वोटर से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मुस्कान। पहली बार वोट दे रही हैं? हाँ जी। परिवार के साथ आए, किस मुद्दों के साथ वोट दिया है? कि हमने काफ़ी मैं हरियाणा रहती हूँ, हरियाणा से मैं आई हूँ अभी वोट देने के लिए सिर्फ, और सब सबके साथ जाके इतना अच्छा लग रहा है वोट देके कि सब सारे यूथ को ये कहना है कि सब जाके वोट दो। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? प्रियंका। वोट दिया अभी? हाँ जरूर। फर्स्ट टाइम वोट दिया है। कितना उत्साह है? पहली बार मत दिया है परिवार के साथ में? पहली बार में ढोल थाली के साथ आए हम, बहुत ज्यादा उत्साह था हमको। तो ये सारे आप देख सकते हैं सभी एक ही परिवार के सारे लोग हैं, जहां करीब एक ही परिवार के 70 से अधिक लोग जिनकी 5 पीढ़ियां जो हैं वो आई है। कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स भी है और ढोल थाली के साथ में राजस्थान की जो है वो संस्कृति भी झलक रही है, मारवाड़ी साफा, और इसके साथ ही जो है महिला जो है वो चुंदरी की साड़ी के साथ जो है वो पहनकर मतदान केंद्र में पूरे उत्साह और जोश के साथ मतदान करने के लिए आई है। जोधपुर से NDTV के लिए मुकुल परिहार।